जैसे कि मान लीजिए 5,000 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। उनकी मूल भावना ये है कि रोज कैसे सुनाने की, ऑडियो कैसे सुनाने की सामूहिक व्यवस्था है। एक बात कोशिश करते हैं व्यक्तिगत रूप से कैसे सुनाने की ठीक है, एक ये कोशिश करते हैं कि वीडियो कैसे केवल वो भी ठीक है। उन दोनों से अलग होता है तीसरा भाव है कि ऑडियो कैसे को सामूहिक रूप से सुनाने की व्यवस्था है। तो कल जो कार्यक्रम के बारे में हमने चर्चा की है, आप में से जिनको भी संभव हो जो सामूहिक रूप से ऑडियो कैसे सुना सकते हैं 5,000 500 10,000 10,000 जो भी संख्या हो वो मैं अपनी रखती है, लेकिन वो रेगुलर अगर एक कार्यक्रम चला सके वो चाहे 10 और 3 सुने सामूहिक सुने तो उपाय करके कार्यक्रम के बारे में सुझाव तो आप से जिसको लगे वो उसको जरूर करें। अभी हम लोग संगठन की चर्चा कर रहे हैं। संगठन की चर्चा के बारे में दो ही बातें हैं। एक तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि जहां जहां संचालन समिति बनी है जिले स्तर की, वो लोग अपने तहसील स्तर की संचालन समिति बनाने की कोशिश करें। सबसे दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपके जिले में मान लीजिए व्याख्यान हो गए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान हो गए हैं, तो संचालन समिति बनाने में, लेकिन अगर व्याख्यान नहीं हुए हैं तो भी आप ऐसा करें जैसा जयपुर के साथियों ने किया। उन्होंने क्या किया, एक अलग समिति बनाई जिसको एडवोकेट कमेटी की रचना बनाई और उसको आयोजन समिति का नाम दिया और उस समिति में तो उसने सामूहिकता को नीति विकसित की। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां व्याख्यान होना है उसके बाद अच्छी व्यवस्थित संचालन समिति बने बहुत अच्छा, लेकिन जहां व्याख्यान नहीं भी हुए वहां की अगर ऐसी समय के लिए वो सदस्य समिति ही बन जाए, वो एडवॉक कमेटी ही बन जाए, काम आगे शुरू हो सके। वो भले ही काम कैसे सुनाने का शुरू हो, वीडियो कैसे टीवी पर दिखाने का हो, पत्र बांटने का हो, घर घर जाकर स्वदेशी में संपर्क करने का हो, दुकानदारों से संपर्क करने का हो, कोई भी काम हो, लेकिन अगर वो हम चाहें तो एक एडवॉक कमेटी बनाकर भी शुरू करा सकते हैं अपने नजदीक के जिले में या नजदीक की तहसील दोनों कोशिश कर सकते हैं। हमारा कोई पड़ोसी इलाका जहां पर आंदोलन का मानी का कोई काम नहीं होता तो वहां हम कोशिश करेंगे, और हमारा कोई जिला है वहां पर तो काम है लेकिन पड़ोसी तहसील है वहां कोई काम नहीं मानी, तो वहां भी ये कोशिश करें कि एक एडवॉक कमेटी तो बन जाए, सदस्य समिति बन जाए और वो इस आंदोलन के बचाव काम को ही आपने मान लीजिए वो शुरू में यही संकल्प कर ले कि हमको ये इस गाँव में 10 लोगों को कैसे सुनाने, दिल्ली में 10 लोगों को कैसे सुनाने का एक कार्यक्रम हो सकता है, या वो तय करे 500 घरों में जाकर ये स्वदेशी विदेशी पत्र पाने में तो ये काम करना, माने कोई भी छोटे से छोटा काम शुरू किया जाए तो अगर व्यक्तिगत प्रयास से कर रहे हैं कोई लोग तो वो कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि मैं गया और जाने के बाद मुझे पता चला कि हमें तो आपकी कैसे 6 महीने पहले मिली थी और वो हमने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इतने लोगों को सुनवाई है। तो उसी नाम पर दूसरे व्यक्ति में एग्जाम मैंने भी कैसे सुनी थी, मैंने भी उसको कई लोगों को सुनाया। अब ये दो लोग जो अलग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, अगर ये दोनों मिलकर करते तो शायद इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा निकल सकते। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी तहसील में किसी भी जिले में ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने वाले 1 2 3 4 लोग मिल जाए, तो क्या अच्छा हो उनका एक सामूहिक प्रयत्न हो और उनकी एक समिति वहां बन जाए। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं साहब सदस्य समिति बनाने की क्या जरूरत है, कोई संचालन समिति ही बना लेते हैं, तो मेरा उसमें कोई दुराग्रह नहीं है, वो चाहे तो बना। मेरा सिर्फ इतने कहने का है कि जैसे ही समिति बनती है तो जिम्मेदारी शुरू होती है। जब तक आप समिति नहीं बनाते तो थोड़ा गैर जिम्मेदारी से भी काम कर सकते, लेकिन जैसे ही समिति तुरंत उसमें जिम्मेदारी आ जाती है और अकाउंटेबिलिटी उससे जुड़ जाती है, और अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता तो फिर तकलीफ आती। तो समिति बनाना है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हम लेंगे, ऐसा
की जा सकती है। तो ये जो नीतिगत बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। संगठन बनाते समय कुछ नीतिगत बातों का जो ध्यान रखना है उस संदर्भ में ये कह रहा हूँ। एक बात तो ये कि जहां जहां जिले में संचालन समितियां बनी हैं वो अपने अपने तहसीलों में संचालन समितियां बनाने की कोशिश करें। उन तहसीलों में पहले कोशिश करें जहां व्याख्यान हो चुके हैं और जहां व्याख्यान नहीं हुए हैं उन तहसीलों में कोई तदर्थ समिति बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर तदर्थ समिति बनाने वाले लोग तैयार है मानसिक रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए तो उनकी औपचारिक संचालन समिति भी बनाई जा सकती है और उसकी घोषणा की जा सकती है। उसमें इस बात का इंतजार कि मैं आऊंगा तभी वो समिति बनेगी और बैठेगी। एक जरूर बात कहना चाहता हूँ समिति बनाने के संदर्भ में और जो जयपुर वाले ध्यान में रखकर मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 10 साल का अनुभव है कि जैसे ही मैं कहीं आता हूँ व्याख्यान करने के लिए व्याख्यान सुनते ही बहुत सारे लोगों में ऊर्जा आती है और मैं जब उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग अपने नाम पते दीजिए जो लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। तो कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, 500 लोग तक नाम पते देते हैं और उनको पहली तो सब आती जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि मेरे वहां से खिसकते ही वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सीख। फिर बड़ी विलेज में 2-3 सिर दिखाई देते हैं तो वो बेचारे क्या सोचकर जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में 2 सभा बड़ी सभा जो कुछ 10 अब हमने अनाउंस किया मेरी आदत है और मैं हर जगह करता हूँ कि जिनको भी आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ना आपको नाम पता देना है तो 420 लोगों में नाम पते दिए। 10,000 की भीड़ में 420 लोगों में नाम पते दिए तो कोई वो अच्छा रेशियो नहीं है फिर भी दिए। और पहली मीटिंग मैंने बुलाई उन सब तो आपको मैं कहता हूँ तो 450 में से कुछ 380 लोग आ ही उस मीटिंग में और उसमें मैं कहा कि हम संचालन समिति बनाते हैं तो सबने खुशी खुशी से बोला जिम्मेदारी लिया और उसके बाद मैंने बेंगलोर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला। फिर मैंने महीने बताया फोन किया क्या हाल चाल है सहयोगी को बोल रहा उन्होंने कहा कि वो सब गायब हो गया सब गायब हो गया और मीटिंग बुलाते कोई आता ही नहीं है उसमें। वो 4-5 लोग आते हैं जिन्होंने मेरे व्याख्यान के आयोजन के लिए एक बेंगलोर में वही लोग 4-5 गिने चुने हैं या 10 हैं वो आते हैं बाकी तो सब अभी नहीं आते हैं। तो उस दिन से मैंने एक सबक सीखा और वो सबक मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए वहां पर जितने भी लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं कभी भी ये भरोसा मत करिए कि ये सब कार्य करता ये आपको कुछ खराब ही बात बता इसमें आपको कुछ खराब भी लगे तो उसको मान लीजिए कि ये कड़वा सच है कि मेरे वहां रहते हुए जितने लोग वहां घूम रहे हैं बिल्कुल ना मान लीजिए कि वो सब कार्यकर्ता 3 तरह के होते हैं। उनको हम अपनी भाषा में एक तो ऐसे होते हैं जो राजीव भाई को चेहरा दिखाने आते हैं देखो राजीव भाई हम बहुत सकते हैं और राजीव भाई के आगे पीछे चालू हो जाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे जिनको पता नहीं क्या कर और कुछ होते हैं जो आगे अधूरे से होते हैं वो आएंगे तो थोड़े चार्ज हो जाएंगे मेरे जाने के बाद 3 महीने में चार्ज रहेंगे 2 महीने रहेंगे 3 महीने रहेंगे फिर उसके बाद थोड़े ठंडे हो जाएंगे। 30 ऐसे कार्यकर्ता जिनको मैं सच्चा कार्यकर्ता मानता हूँ कि मैं गया या नहीं गया वो अपनी समय लगे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो भले ही वो शाम को 1 घंटे को समझा लेकिन कुछ कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे और कार्यकर्ता बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता कम होते हैं सहयोगी उससे ज्यादा होते हैं और समर्थक सबसे ज्यादा होते हैं। कैटेगरी मैंने बताई वो सब हमारे समर्थक है ऐसा मानिए। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई वो हमारे सहयोगी है ऐसा मानिए और तीसरी और आखिरी वो कार्यकर्ता है वो ऐसा मानिए। तो जब भी आप कोई काम मिले अपने हाथ में कार्यकर्ताओं की संख्या और शक्ति को ध्यान में रखें और सहयोगियों की शक्ति और क्षमता को ध्यान रखकर आप काम हाथ से ना उठाना नहीं तो आपको बड़ा धोखा फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपके पास 2 ही कार्यकर्ता है तो 2 कार्यकर्ता की शक्ति अपनी क्षमता अपना उनका जो विश्वास है उसको ध्यान में रखकर हाथ में उठाए। 10 है तो वो अपनी शक्ति क्षमता का ध्यान रखकर काम आपको 20 है तो वो ध्यान रखें। जब भी आप कोई काम करेंगे ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आजादी बचाओ आंदोलन का कोई भी काम आप अपने गाँव में जिले में नगर में तहसील में जहां भी करना
आकृति आधार करिए, सहयोगियों का उसमें सहयोग कीजिए, समर्थकों की संख्या बढ़ानी हो तो समर्थकों की संख्या बढ़ाइए, लेकिन काम हाथ में अपनी शक्ति बढ़ाइए, उससे आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके परिणाम का अंदाजा पहले ही होगा, और वो परिणाम का अंदाजा आपको पहले होगा तो आप दोबारा जो है विश्लेषण नहीं करने पड़ेंगे, उसको हुआ है तो वो असर होता है। पिछले 200-250 साल की गुलामी में काफी कोशिश किया, उसमें आदमी का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको भरोसा नहीं कर सकता, तो चूंकि आत्मविश्वास भूल गया है लोगों का, उस आत्मविश्वास की वजह से ये संकट हमें अक्सर देखने पड़ते हैं। और समाज का काम तो थैंकलेस जॉब में तो इसी तरह की परिस्थितियां हमेशा रहती है। आप पूछोगे आज की किससे नहीं, आज की किससे नहीं, गांधी जी के जमाने में भी रहती है। गांधी जी कहीं पहुंचे तो चेहरा दिखाने वाले एक लाभ भी होते, और गांधी जी वहां से चले जाकर काम करने वाले कोई पुरस्कार नहीं हुआ। और गांधी जी ने जब ये नमक सत्याग्रह कार्यक्रम हाथ में लिया था, इतना बड़ा आंदोलन हाथ से एक पत्रकार ने पूछा, क्योंकि गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए निकले सेवा को साबरमती आश्रम से, और आश्रम से निकलते समय 72 कार्यकर्ता उनके साथ थे, और गांधी जी का संकल्प ये था कि आश्रम तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक नाम का कानून नहीं छोड़वा दूं। संकल्प बहुत बड़ा, कार्यकर्ता से बहुत चलते। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि 72 कार्यकर्ताओं के तरफ आपने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ता मेरे सच्चे कार्यकर्ता है, इसलिए इसको साथ लेकर निकल रहा हूं, और इनमें क्षमता है कि ये सहयोगी और समर्थकों की संख्या 1 करोड़ से ये क्षमता इन भाषा में है, तो इसलिए इनको आप लेकर निकल रहा हूं, और आप गांधी के समुद्र तट पर आना, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि और वही पत्रकार को पहुंचे, और सच में गांधी के समुद्र के किनारे जब गांधी जी पहुंचे हैं तो करोड़ों लोग थे, तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ताओं ने करोड़ों सहयोगियों को जुटा दिया, तो हमारे सच्ची शक्ति उनमें होती है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान बहुत आसान है। आप जो किसी के चेहरे को लिखा, चेहरे को किसी के लिखा, लेकिन उससे 4 ढाल से पता चल जाएगा, उसके हाव भाव से पता चल जाएगा, बाकी के तरीके से पता चल जाएगा, और कुछ और तरीके भी होते हैं जिनको आप धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने अनुभव से। एक तो बातें जो मैं सब जगह कॉमन होती है आपको बता देता हूँ। जो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा ये कहने की कोशिश करे कि मैं बहुत क्रांतिकारी हूं, ये कर दूंगा, समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा बोगस है। और जो आपसे ये कहे कि मैं 24 घंटे लगाने को तैयार हूं, सब छोड़ के ये करे, उससे भी बड़ा वो कार्यकर्ता नहीं है, वो बीमार है मानसिक रूप से, क्योंकि सब छोड़कर वो सामने लगने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं कुछ नहीं कर रहा। अगर वो कहीं कुछ कर रहा होता तो ये कभी शब्द नहीं करते। तो आप उसको जरा ध्यान रखिए, ऐसी कुछ चीजों से आप जजमेंट करिए, और फिर अगर आपको और बड़ा गहराई से पहचानना हो तो छोटी सी जिम्मेदारी लेकर देखिए, जो मैं सब जितनी इस काम में लगा सकता हूं, या इतना ऐसा कर दूंगा 24 घंटे में क्रांति कर दूंगा, 48 घंटे में मेरे पास तो होता है काम और उनको सबको पढ़ाता रहना, छोटा छोटा एक काम है, और एक काम दिया आपके महीने पर चेहरा नहीं, वैसे कहते हैं कि डायनामाइट बोलो कहां लगाना, और एक छोटा सा काम दे दिया तो फिर चेहरा नहीं कर देना। मैंने कहा ठीक है डायनामाइट तो रखिए, साल बाद आपको ये स्वदेशी विदेशी के पक्ष में मारना, उससे वो नहीं होगा। जब स्वदेशी विदेशी के पक्ष मारने का काम नहीं होगा, बाहर के आगे मेरे पास तो ये इस तरह के बोगस लोग काफी आएंगे आपके पास, और अभी जैसे जैसे आपका प्रचार बढ़ेगा तो और ज्यादा आपके पास आएंगे, तो उनमें से सच्चे लोगों को छांटने की पहचान कैसे करें, जो 10 वर्षों में है उससे मैं आपको बता कि ऐसे आपको पहचाने, और आपको एक भी लगे तो परेशान ना हो, आप अकेले लगे सहयोगी और समर्थक को आप मिलने का तो मैंने बताया शुरू हमेशा ही कहेंगे, एक भी आपको मिलता है या 2 भी मिलता है सच्चा कार्यकर्ता तो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तो ज्यादा कल्पना करता नहीं, मेरी तो एक छोटी सी कल्पना है कि हिंदुस्तान में 5,76,000 गांव है, और हर 5 गांव के बीच में एक सच्चा कार्यकर्ता होना चाहिए, माने 1 लाख कार्यकर्ता होना चाहिए सच्चे। वो 1 लाख कार्यकर्ता हिंदुस्तान में 10 करोड़ समर्थकों को खड़ा कर देंगे, और वही 1 लाख कार्यकर्ता कम से कम 5 करोड़ सहयोगी जुटा देंगे, तो 1 लाख हमारे लिए बहुत ज्यादा है, सब कुछ। तो ऐसी कोशिश
हम जब करेंगे कार्यकर्ताओं को दिखाएंगी तो उसमें जो बातें तो मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं आएगी। पहली बात मैंने फिर कही कि सच्चे कार्यकर्ताओं को पहचानिए, वो कम होंगे उतनों ही की ताकत निराशा नहीं होगी। दूसरा, सहयोगी और समर्थकों को बिल्कुल साफ दिमाग रखिए, ये मेरा सहयोगी है, ये मेरा समर्थक है और ये मेरा कार्यकर्ता है। ये तीन कैटेगरी हर जगह कि ये हमारे समर्थक हैं, ये हमारे सहयोगी हैं और ये हमारे कार्यकर्ता हैं। तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो करने वाले काम है और हिंदुस्तान के काम में बचा हुआ है, सब करेंगे। हाँ बस ये काम करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके सामने वो अपने घर में बैठा है। तो ये हो गए हमारे सहयोग माने कम से कम तो इतना मान आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इतना निश्चित है कि वो आपके रास्ते में अड़कने नहीं लगाएंगे। तो जो हमारे रास्ते में अड़कना नहीं लगाएगा वो सब हमारे समर्थक है। अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति आपके काम में कोई भी रुपा नहीं हटा रहा है वो आपके समर्थक है। जो भी व्यक्ति आपके काम में कोई तात्कालिक रूप से या थोड़े मध्यम दर्जे के समय की बात करें, तात्कालिक मान जैसे आपने नीति का आयोजन कर रखा और एक हफ्ते का आपने आयोजन के लिए समय तय कर रखा, तो एक हफ्ते बहुत सारे आपको मदद करेगी और उसके बाद हो सकता है कि वो एक हफ्ते के बाद कहेंगे कि आप बच्चे अपना काम करना, तो बस मान लीजिए वो आपके सहयोगी हैं तो उनको डालिए समर्थक मैंने बता दिया। जो कभी आपको ये बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब वो आपके रास्ते पावर नहीं बनेंगे, आपके लिए उनके मन में अच्छी भावना है, सरल भावना है, तो वो हमारे समर्थक है। सहयोगी वो है जो जरूरत पड़ने सहयोग के लिए निकलेंगे, वो आपके सहयोगी। और कार्यकर्ता तो वो है जो हर समय बातें करने से कंधा मिलाकर कोई भी काम में आपके साथ खड़े हैं, तो वो आपके कार्यकर्ता। तो हर जगह मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप एक बड़ा रजिस्टर बनाइए और हमने इस विवेक के आधार पर जो फॉर्मूला आपको दिया है उस फॉर्मूला के आधार पर थोड़ा वर्गीकरण कर लीजिए कि कौन हमारे कार्यकर्ता है, कौन हमारे सहयोगी है, कौन हमारे समर्थक है। समर्थकों की सूची बनाने की जरूरत नहीं है, सभी बनाइए क्योंकि हम प्रॉब्लम पर आप उनको बुला सकते हैं, कह सकते हैं और आपने निवेदन किया और ये कहा कि 3 दिन का बाद है, 3 दिन की जरूरत है, आ रहा हो सकता है 3 दिन के लिए आपके पास आ जाए, मदद करेंगे, फिर वो अपने अपने काम में भी लग सकते हैं। तो सहयोगियों की एक सूची रखिए और एक सूची अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की रखिए, ठीक है। अब एक प्रश्न आ रहा है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रयोग करें, निश्चित रूप से एक काम तो करनी पड़ेगा। हर बार आप ये कोशिश करिए कि मैं किसी नए कार्यकर्ता को इस आंदोलन से जोड़ूं, हर बार इस कोशिश में आप करें और ये मानकर कोशिश करिए कि या तो मैं उसे कार्यकर्ता बनाऊंगा, नहीं तो उसे सहयोगी बनाऊंगा और नहीं तो समर्थक को बना ही दूंगा। मैंने समर्थक बनाना मेरा सबसे आसान काम, तो संकल्प ये रखिए कि मैं किसी एक से मिलूंगा या संपर्क करूंगा जाऊंगा, तो या तो मैं उसे अपने आंदोलन का समर्थक बना लूंगा, नहीं तो उससे भी अच्छी बात होगी कि मैं उसे अपना सहयोगी बना लूंगा और सबसे अच्छी बात होगी कि मैं उसका कार्यकर्ता बना लूंगा। अब इसके लिए रास्ता क्या है? 2 रास्ते हैं जो सबसे आसान और सबसे सीधे हैं कि आप अगर नए क्षेत्र संपर्क का काम शुरू कर रहे हैं तो लोग निर्देश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में 10-15-20 घरों में आपने संपर्क किया तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 15 घरों में संपर्क करने से 10 लोग आपसे संपर्क कर दे, 30 लोग आपसे और 2 लोग शायद आपके कार्यकर्ता हैं। अब वो संपर्क करने का तरीका क्या है वो कल हमने बताया, या तो घर दरवाजा खटखटाना है, उनसे बात नहीं कर सकते तो आप एक दूसरा तरीका मैंने बताया कि सामूहिक रूप से कैसे सुनाए, ऑडियो या वीडियो, दूसरा तरीका। और उसमें एक जरूर है कि जब आप सामूहिक रूप से कैसे सुनाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना हो तो आपके पास आ सके। जैसे मान लीजिए वीडियो कैसे चला रहे हैं तो उसके लिए प्रश्न चलाइए, आपको ये वीडियो कैसे अगर सुनने में अच्छी लगती है तो आप यहाँ संपर्क करें। ऑडियो कैसेट आप अगर सुना रहे हैं सामूहिक रूप से तो उस ऑडियो कैसेट चलाने कि कैसेट खत्म होते ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो संपर्क का पता उस इलाके का नाम रोशन पड़ी लोग मिल जाए। कई जगह ऐसा हुआ है और कैसेट चली है
कैसेट चलाई है उसमें कैसेट के अंत में एक दो लाइन अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवा के डलवा कि आपको इससे ज्यादा और जानकारी करनी हो तो ये फोन नंबर है, ये एड्रेस है, तो वो भी एक तरीका है। वीडियो करना बहुत आसान है, ऑडियो में भी बहुत आसान है। आप 1 मिनट में अनाउंस कर दीजिए कैसेट के अंत में, तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ लोग संपर्क के माध्यम से मिलते रहेंगे। और एक तरीका और है कि हमने जो पत्रक बनाए हैं स्वदेशी विदेशी, उनमें कभी भी बिना नाम पते का पत्रक बनवाएंगे, कम से कम एक संपर्क का पता उस पत्रक पर जरूर रखें। स्वदेशी समाचार, विदेशी समाचार आपने पत्रक छपाया, मान लीजिए छपाया, तो विजयनगर का कोई एक संपर्क पता उस पत्रक पर नीचे रहना नहीं चाहिए, ताकि पत्रक पढ़कर किसी को प्रेरणा हो तो वो आपसे संपर्क कर सके और आप फिर तय कर सके कि इसको हमें संपर्क कराना है कि सहयोगी बनाना है, क्या करना है। तो पत्रक हमें कोई ना कोई संपर्क पते के माध्यम से ही जारी करें। कैसेट को सुनना वो भी एक संपर्क पते के माध्यम से ही उसको सुनवाइए। वीडियो कैसेट दिखानी हो उस पर भी एक संपर्क सहयोग का पता जरूर डलवाइए, ताकि देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को पता चल सके और वो आपसे संपर्क कर सके। कार्यक्रम अब आपके काम में थोड़ा सातत्य रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे। सातत्य अगर था तो कार्यक्रम तो सातत्य है, तो सातत्य से बनाए रखने का कि आप सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में कोई एक दिन तय करें कि इस दिन हम सब बैठे मीटिंग होगी। और मीटिंग उद्देश्यवादी भी हो सकती है, निरुद्देश्य भी हो सकती है। हम लोग उसको एक शब्द देते नाम मिला बिना किसी उद्देश्य के भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई उद्देश्य लेकर ही मीटिंग में बैठे। ठीक है, कोई उद्देश्य नहीं है तो भी महीने में एक बार हम बैठेंगे, तो लक्ष्य करेंगे, गप्पे मारेंगे, एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे, हालत पूछेंगे, एक दूसरे की राजनीति पूछेंगे, तकलीफ है क्या आपको ले आपको है आपको नहीं, आपको कुछ ऐसे ही करेंगे। ये जरूर रखिए, महीने में कम से कम एक दिन तो रखेगी, 15 दिन में रहे तो थोड़ा और अच्छा, सप्ताह में रहे तो आदर्श। आदर्श स्थिति यह है कि हर सप्ताह में एक दिन हम सब बैठे। आदर्श की स्थिति है 15 दिन में एक बार बैठे, और सामान्य स्थिति है कि आप महीने में 10 दिनों में एक बार बैठे। उद्देश्य है कुछ नहीं कर रहे, हम तो रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे एक दूसरे को, लेकिन बोलेंगे ऐसा सोच सब मौन धारण कर लेंगे। निश्चित रूप से एक हफ्ते में होकर ऐसा लगने लगेगा कि ये बदले ये क्यों हो रहा? आदमी की नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं संवाद करनी, काम हो या ना हो लेकिन संवाद होना बहुत जरूरी है। घर में बहुत सारी चीजें हम संवाद करते, सब काम के लिए थोड़ी करते, बहुत सारा आप कभी एक दिन ऑब्जर्व करिए अपने आप, अपने साथ अपने बच्चों की बातें, अपने साथ अपने घर के दूसरे लोगों की बातें, पति पत्नी के बीच की बातें, भाई बहन के बीच की बातें, माँ बेटे के बीच की बातें, बेटा बेटी के बीच की बातें, ये सब की बातें आप ऑब्जर्व करिए और निश्चित रूप से आपके मानेंगे कि उनकी बातें निरंतर की है, 10% ही उसमें सार्थक है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो संवाद में रखना एक दूसरे के साथ। तो नामक मिलन भी हम अगर कर रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए किसी को लग सकता है कि निरंतर काम है, लेकिन वो निरंतर काम भी जरूरी है ताकि हम जो 10 लोग हैं जुड़े हुए जुड़े रहेंगे तो आगे कहीं चलने के लिए भी प्रेरित हो जाए। जुड़ना छूट गए तो वो बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए संवाद की प्रक्रिया सबके बीच में बनी रहे, सतत रूप से चलती रहे। उस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन है कि आप ऐसा कोई ना कोई एक दिन तय कर लीजिए, तो आप अपनी सुविधा से तय करिए, उसमें मुझसे आप पूछिए कि सोमवार को रखें, उसको रखें, शनिवार बुधवार, जो तारीख सुविधा रहती है उस दिन रखिए, जो तारीख आपको सूट करती हो उस दिन रखिए, लेकिन रखिए। भले ही मैं आपको फिर कर रहा हूं, नाम ही मिलना है लेकिन मिलिए जरूर। सातत्य बनाए रखने के लिए हमारा एक दूसरे से मिलना और संवाद करना बहुत जरूरी है। ये शायद आपको कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए बहुत मदद है। और नए कार्यकर्ताओं को तलाशने के लिए मैंने बताया आपको कि आप जो है नए मौजूद चाहिए, नए लोगों से संपर्क करिए, नए संगठनों के बीच संपर्क करिए, नई संस्थाओं को चाहिए, अपनी बात सुनाइए, उनको समझने की कोशिश करिए। सभी भी इस बात का आग्रह पहली बात मान रखिए तो आपकी सब बात पहली बात नहीं मान ये मानकर जाइए तो हमारी 10 में से एक बात मानेंगे, या ठीक है तो एक बात मानेंगे 10 में से 2 तो
30 बीमारी, 50 बीमारी, फिर सबकी सब बीमारी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जाते हैं और ये मानकर कि मैं आज ही उसको पूरा स्वदेशी बना के चलाऊंगा, ये तो नहीं होगा। आप ऐसा मान जाइए कि आज मैं उसको सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये पैसे नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, ये भी कल्पना करके मान जाइए वो पैसे को छोड़ ही देगा। बस इतनी कल्पना करके जाइए कि आज को मैं सिर्फ उसको समझाने जाता हूँ। हो सकता है दूसरे और तीसरे बार में वो पैसे को छोड़ या कॉलगेट छोड़ या बक्सा छोड़ या कुछ भी छोड़, तो दूसरी बात में, तीसरी बात में, चौथी बात हो सकती है। सबके पीछे भी कहने के ये मेरा कहना थोड़ा धैर्य रखिए, अधीनता होना चाहिए, क्योंकि अधीनता में बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा धीरज रखेगा तो उसमें से चीजें सुधरती चली जाती, समझती चली। कारण क्या है, हिंदुस्तान धीरज वाला देश है। फ्रांस में अगर होगा तो धीरज बिठाना, क्योंकि फ्रांसीसी लोगों का मानस जो है बिल्कुल अधीनता है। वो कहते हैं कि आज सवेरे कुछ कर दिया, काम तो हो ही जाना चाहिए, तो हो ही जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का मानस नहीं है। तो एक खास बात आप ध्यान रखिए कि भारतीय लोगों का जैसा मानस है, उस मानस को ध्यान में रखकर अगर आप काम करेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे। और मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ कि हमारा एक भी कार्यकर्ता निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो निराश हुआ तो पूरा आंदोलन निराश होगा। और निराश हुआ तो क्या करेगा, आपको सिर्फ फिर उनकी बात करके जब कोई मार पड़ जाएगी और उनकी सब्जी उतनी दोस्त हो जाएगी, जब आप ठीक हो जाएंगे, ये तो भाषा निकलती है ना मन से, ये सब निकलती है। जब हम जो है कल्पना करते हैं 10 साल में या 25 साल में क्रांति कर, लेकिन वो होती हिंदुस्तान की तो कभी हिंदुस्तान में गांधी जी मानसिकता को समझ लीजिए, गांधी जी ने समझा, इसलिए गांधी जी ने बहुत कुछ करा। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे लोग भारतीय मानसिकता को समझ गए। मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, वो सब अच्छे आदमी थे, मन के शुद्ध थे, पवित्र आदमी थे, और इतने राजशाही थे कि खुद को कुर्बान करने की उनकी क्षमता थी। तो ठीक है कि खुद को कुर्बान करने की क्षमता तो बहुत आसान काम यहाँ पर है, लेकिन तिल तरह के बनना, राष्ट्र के साथ प्रभाव में रहते हुए बनना बहुत ही काम है। आगे बढ़ जाइए, उससे क्या करना, कुर्बान भी अपने आप को और ये जाइए कि बस एक मिनट पर किस साल खत्म हो गया ना, बजाय आप मरने के एक दिन में वो 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके मरेंगे, वो गांधी का ही किस्म के लोग हुआ करते थे ना ये, और गांधी जी किस्म के जो लोग हुआ करते थे उन दोनों में बड़ा अंतर था। गांधी जी 10 साल धीरे धीरे क्योंकि मानसिकता हमारी ऐसी है और ये चंद्रशेखर सिंह जैसे लोग एक क्षण में मरने में नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनकी मानसिकता दूसरे तरह की कि मास ऑर्गेनाइजेशन ना भगत सिंह के पास था, चंद्रशेखर के पास था, ना ये हमारे उनके पास था, शशिकांत सानिया के पास था, ना आशा बुल्ला के पास था। इनके सबके मैंने इतिहास के अंतिम प्रश्न के निकाल के देखते हैं तो किसी के संगठन में 15 लोग, किसी के संगठन में 20 लोग, किसी के संगठन में 25 लोग, किसी के संगठन में ज्यादा ज्यादा 50 लोग, 55 लोग, 60 लोग, बस इस तरह के। और वही गांधी जी का देखता हूं तो 1920 में ही 1 करोड़ सदस्य बना रखते थे कांग्रेस, चवन्नी ले लिए 1 करोड़ करते। तो ये फर्क क्या है, ये फर्क यही है कि गांधी जी का जो मानना था वो हिंदुस्तानी मानसिकता को ध्यान में रखता था। अब हिंदुस्तानी मानसिकता को अगर समझना चाहें तो एक चीज हमेशा याद रखिए, चाणक्य की कहानी आपने सुनी, चाणक्य की कहानी आपने सुनी है, और चाणक्य के पूरे जीवन के शुरू के दिनों की कहानी है। तो बहुत लोग अपने तरीके से कहते हैं वो चाणक्य को क्या पूरे ऐसा मानिए वो हिंदुस्तानी ऋषि, और वो क्या पत्थर एक बना वो पत्थर से ठोकर लगने पर गिर था। अब वो सोचता है कि मेरे घर में कितने लोग हैं इस पत्थर से ठोकर काट के, किसी ने पत्थर उठा के बाहर लेने की कोशिश की, क्यों नहीं? और फिर वो देखा कि मेरे घर को बॉडी गिर रहा है तो मुझे लगेगा, और कुछ लोग अलग के रास्ते से निकलते। आप ध्यान रखें, वो है पत्थर पर ठोकर करके गिरता, सोचता है कि मेरे पहले जाने वाले पत्थर का टुकड़ा उठाकर क्यों नहीं गिरता। और दूसरे दिन आकर वो देखता है तो क्या देखता है कि पत्थर के बगल के रास्ते वो बना दिया कुछ लोगों ने, और उधर से निकल गए। मैंने पत्थर उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, अपना एक नया रास्ता को पत्थर के बगल से जा रहा उसको बना रहे। ये है भारतीय मानसिकता।
और इसको मैं आज की परिभाषा में कहूं कि हम हिंदुस्तान में ये कल्पना करेंगे तो ये कभी शायद 1000 साल में मुमकिन नहीं होगी कि मैं जब बाहर कहता हूं ना 4000 विदेशी कंपनियों के मालिक के हिंदुस्तान में 4000 कारखाने भी हों तो उनका जाकर एक बम गिरा दिया जाए, ये हिंदुस्तानी कभी नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि ये 4000 कारखाने भारत जुड़े हुए हैं, हमको अपने 4000 नए कारखाने चलाकर उनका माल नहीं चाहिए, ये अपने आप बंद हो जाए। ये भारतीय मानसिकता, ये जो बहिष्कार है ना वो भारतीय मानसिकता से निकला हुआ हथियार है और उन कारखानों को बम से उड़ा देना ये भारतीय मानसिकता के बाहर है। तो भारतीय मानसिकता के बाहर की चीज अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही कर पाएंगे जितनी आपकी शक्ति है, दूसरों की मदद आपको नहीं मिलेगी। और भारतीय मानसिकता के साथ मिलकर अगर आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरों की मदद आपको मिलेगी। तो ये हमने बहुत सोच समझकर बहिष्कार की बात शुरू की है। बहुत लोग कहेंगे कि आपने तो कोई दूसरा भी काम किया होगा, हमने वो भी करके देखा। शुरू के दिनों में अधिकार के कार्यक्रम बनने की कोशिश करके देखी, चलो ये पर्ची का प्लान बन रहा हो, वो बन रहा हो, ये बन रहा हो, वो बन रहा हो, और उसके लिए बाकायदा मनोमान का संगठन भी बनाया, एक कल्याण दस्तान भी बनाया हमने, जो मरने में विश्वास रखते हैं, मरने से एक्सपेक्ट नहीं करते, वो सब हमने किया। लेकिन अंत में नतीजा हमने यही देखा हमारे उस काम में मास पार्टिसिपेशन कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। हम जो थे उतने ही लोग मिलकर कुछ करना, लेकिन हम ये चाहते हैं हजारों लाखों लोगों का हिस्सेदारी इसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमने थोड़ा रास्ता बदला और वो फिर समझा चाणक्य उससे मुझे बहुत सीख मिली। ये पत्थर का टुकड़ा उठाकर शायद ये हमारी मानसिकता की एक नया रास्ता बनाने के लिए वो हमारी मानसिकता है। तो ये बहिष्कार के माध्यम से नया स्वदेशी का रास्ता बनाए ये बहुत संभव है हिंदुस्तान में, बजाय इसके कि 4000 विदेशी कंपनियों के कारखाने हम ये बहुत आसान है, लेकिन ये हिंदुस्तानी मानसिकता से मेल नहीं खाता है, इसलिए थोड़ा सा मानना। और जो चीज हिंदुस्तानी मानसिकता से मेल नहीं खाएगी उसको आप सोचना कभी भी जब तक नहीं ले जा सकते। ये मेरा पिछले 10 साल का अनुभव है। तो आप इस आंदोलन में ऐसी कोशिश कभी न करें जो भारतीय मानसिकता से मेल ना खाती हो। अगर कोशिश करेंगे तो तकलीफ में आप करेंगे। तकलीफ क्या होगी? मुझे इस बात की चिंता है कि साथ बोल रही है आप जेल में जाएंगे, वो तकलीफ मुश्किल आपको होगी, तो आपको सजाए निकालने पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने पिछले साल बहुत जोश में आकर गुजरात के कुछ शहरों में, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में नशी बुलाने के शोरों में आकर किट भी दिया। अमेरिका में पाबंदी लगाई थी, उसका तो रास्ता पूरा डिसीजन गर्म हो गया। तो सारे देशों के अंदर अमेरिका की बहुत हमारे खिलाफ तो एंटी अमेरिकन फीलिंग पूरे देश में थी और उस एंटी अमेरिकन फीलिंग में कुछ और हिस्सा था। तो कहीं को वैक्सीन कहीं को उसके वैक्सीन के ड्राइवर को दिया, कहीं को वैक्सीन बोतलें जोड़ दी, कहीं को बोतलों का पानी निकाल दे दिया, ये सब हुआ। और काफी परिवार कहीं भी नहीं हुआ था। मैं अहमदाबाद के उन्हीं कार्यक्रमों को आज के सामने अभी वो थके हुए हैं, जितने थके हुए को दूसरे जिन्होंने सूरत में दिया उनसे भी मिलता, तो उन साथ कार्यकर्ताओं से भी मेरा संपर्क रहता है। तो इतनी ज्यादा थकान मैंने उनको देखी, उनके चेहरे पर उसकी बातचीत जितनी निराशा मैंने देखी शायद किसी नई व्यक्ति में दिखाई नहीं देती। तो उससे नुकसान क्या हुआ? एक तो वो खुद अपनी नजरों में मुश्किल होती है। कम से कम आपको जो टीका नहीं अब तो हो गया, अरे हमने कम से कम ये नहीं किया, हमको पता क्या था, पता ये था कि वैसी का उनको कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो हर एक बोतल इंश्योर है, वैसी बोतल में इंश्योरेंस एक बोतल था तो तुमको नहीं था, तुमने ध्यान किया पैसा तो भी उनका कोई नुकसान नहीं। तो हमको दुश्मन को नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एक तो अपनी नजरों में थे, दूसरा समाज के लोगों ने उनको उल्टा कहना शुरू कर दिया। ये तो सब सुनने में को करते हैं, मार देते हैं। हिंदुस्तान में भारत की सबसे बड़ा हुआ है सामयिक, ये कानूनी अपराध है या नहीं है उसकी मैं भाषा नहीं बोलता। अगर मैं मारपीट हो गई तो हिंदुस्तान में बड़ी बात उसकी चर्चा हो
नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको ही करते प्रयास है। हमको अपने विरुद्ध विचार वाले को भी मान सकते हैं तो उसका ऐसा नेगेटिव पूरे देश में है वो प्रसारण हो रहा है। आपने आपको बड़ा गलत काम किया, भले तो आपके विरोधी विचार का था, उसने आपको गाली भी मारा पीटा, ये नहीं चलता है, ये कभी बर्दाश्त ही नहीं है। तो जो चीज हमें बर्दाश्त नहीं है वो आप कभी कर सकते। तो इन 2-3 बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कई काम आपके साथ माध्यम से बहुत अच्छे करना चाहिए। कार्यक्रम में मैंने कुछ चीजें ध्यान रखें और अन्य काम को संगठन में शामिल करने से अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको आप संचालन समिति में लें किसी को न तो निश्चित रूप से एक जो कार्यकर्ता है उन्हीं की संचालन समिति सहयोगी और समर्थकों को आप बुलाइए, जरूरत पड़ने पर बुलाइए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो आपके संचालन समिति में शामिल हो। वो आपके सहयोगी है, समर्थक है, पर जरूरत होगी आपके पास आएंगे। संचालन समिति में उम्मीद रखिए तो कार्य करना है और सबके कार्य करना है। वो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, इससे कोई महत्व एक भी है तो भी हमारे साथ संचालन समिति है और उसमें करने की बात नहीं है तो है तो ठीक। उसमें दूसरा एक बात ध्यान रखिए, जो संचालन समिति में कार्यकर्ता शामिल है उनको कुछ न कुछ समय इस काम में लगाना, उस दृष्टि से एक नियम बनाना कि जो भी कार्यकर्ता है उसको अपनी प्रेरणा से सप्ताह में 1 घंटा, 15 दिन में 2 घंटा या महीने में 4 घंटे या महीने में 1 दिन इस काम के लिए बनाना ईमानदारी। जैसे वो जीवन के बहुत सारे काम करता है अपनी ईमानदारी और तस्वीर के साथ, वैसे ही इस काम के लिए भी वो जीवन का कुछ न कुछ समय लगा है ईमानदारी और तस्वीर। तो समय दान हर कार्यकर्ता के लिए जरूरी है। अब वो समय निकालकर भाषण देने जाता ठीक है, समय निकालकर पत्र बांधने जाता है, समय निकालकर कैसे सुनाने जाता है, समय निकालकर किसी को वीडियो कैसे दिखाने जाता है, समय निकालकर पुस्तकें देने जाता है, कुछ नहीं करता समय निकालकर हस्ताक्षर कराने जाता है और कुछ नहीं करता तो समय निकालकर 5 मिनट दूसरों से चर्चा करने नहीं जाता वो सब हमारे कार्यकर्ता हैं। तो एक तो समय दान सबके लिए जरूरी है और दूसरा कि बन सके उठना, इसमें बहुत उजागर करते हैं। बन सके उठना वो स्वदेशी धारण करता है, उसकी जितनी शक्ति और क्षमता है उसके अनुसार वो स्वदेशी धारण करता है। वो 100% स्वदेशी के स्थिति में नहीं हो जाने वाला, मिल जाए तो बहुत अच्छा, 100% मैं भी नहीं, मैं दूसरों को कह रहा हूँ, मैं भी कभी कभी हवाई जहाज में बैठता हूँ तो स्वदेशी को कोई नहीं करता, तो मैं वहां भी नहीं सोच सकता कि मैं नहीं बैठूंगा, आगे को नहीं जाना पड़ेगा। कई बार ऐसे संकट आते हैं कि सवेरे की मीटिंग मुंबई में करनी है और शाम की दिल्ली में करनी है, तो इसके अलावा दूसरा नहीं करना, फ्लाइट वगैरह में जा नहीं सकता, या तो ये एक ही करनी और नहीं भुगतान नहीं पड़ता। कभी ऐसा होगा कि ऐसा आदमी मीटिंग है तो शाम को मुंबई में और देर रात में ऐसी कई मीटिंग है, तो वो तो करना है और करना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं किसी को आग्रह नहीं करता कि आप 100% स्वदेशी हो जाए, आपके किसी को उनसे कहिए कि यथाशक्ति जितना आप स्वदेशी बन सके उतने हो जाइए। 5% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं। मान लीजिए इतने ही हो रहा है कि जीवन जरूरी वस्तु है जो रोज इस्तेमाल होती है, जिनको हम मास कंजम्पशन आइटम्स कहते हैं, साबुन है, दंत मंजन है, तेल है, कंघा शीशा है, जूते चप्पल है, पहनने के कपड़े हैं, खाने पीने के कुछ सामान है जो रोज हम काम करते हैं, उसमें में ही प्रदर्शित हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए डिबेट बंद हो जाती है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, कि कार है, इस तरह फोन है हमारे पास, बनाने के बाद इसको थोड़ा मालूम नहीं कर चीजें थोड़े समय के लिए, और उसमें लक्ष्य ऐसा किए कि जो मास कंजम्पशन आइटम है उन मास कंजम्पशन आइटम के क्षेत्र में रोज इस्तेमाल होने वाली है उन चीजों के क्षेत्र में वो स्वदेशी है। और बाकी जैसी चीजें हैं जो आप कभी कभी खरीदते हैं, जैसे टेलीविजन तो रोज नहीं खरीदते, आप कार भी रोज नहीं खरीदते, सेलफोन भी रोज नहीं खरीदते, रेफ्रिजरेटर भी रोज नहीं खरीदते, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप रोज नहीं खरीदते, उनमें अगर थोड़ा आग्रह ना करें, उनमें आग्रह इतना ही करें कि बस में होता आप स्वदेशी के लिए, क्योंकि टेलीविजन भी स्वदेशी है, कार भी स्वदेशी है, रेफ्रिजरेटर भी स्वदेशी है और भी बहुत सारी चीजें स्वदेशी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जो रोज नहीं खरीदे जाते, कभी साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 5 साल में एक बार खरीदे जाते हैं। तो उसमें ये आग्रह रखिए कि बन सके उतना स्वदेशी या देशी का इस्तेमाल,
हम लोगों ने एक वर्गीकरण किया है और वो वर्गीकरण आप समझा रहे हैं। हमने तो स्वदेशी वस्तु, दूसरी देशी वस्तु और तीसरी विदेशी वस्तु। स्वदेशी क्या है? जो हमारे गांव में बनता है, हमारे संसाधनों से बनता है, हमारी नींद से बनता है, हमारी तरक्की से बनता है, वो हमारे लिए स्वदेशी और हमारे नजदीक बनता है। देशी क्या है? देशी को जो बड़ी हिंदुस्तानी कंपनियों में बनता है या जॉइंट वेंचर में बनता है, जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी, ये हमारे लिए देश, या कावासाकी बजाज, या हीरो होंडा, या काइनेटिक होंडा, या बड़ी निर्माण कंपनी, टोयोटा कंपनी, या बिरला कंपनी, ये सब हमारे लिए देशी। स्वदेशी को जो गाँव में कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में, मध्यम दर्जे के उद्योग में हमारी निजी भाषाकरण, हमारे संसाधन और हमारी नदी का इस्तेमाल करके बना हुआ साधन है, वो हमारी स्वदेशी है। पहला आग्रह है स्वदेशी का, नाम ले तो देशी का, विदेशी का नहीं। लेकिन उसमें भी अगर इमरजेंसी है कहीं तो उसमें भी सोचिए, इमरजेंसी की अगर स्थिति हम डॉक्टर कोई पेशेंट आके बहुत मरने वाला, मुझे मालूम है कि इंजेक्शन ये कंपनी बनाती है और उसका नाम है फाइजर, तो तुरंत उसको लगाइए, मम्मी उसको जिंदा रखें। उस समय धर्म हमारा ये कि हम उसको फाइजर का इंजेक्शन देकर जिंदा रखें, ताकि वो जिंदा रहेगा, फाइजर के खिलाफ लड़ेगा तो सही, पर जब फाइजर का नाम भूलेगा, उसको जिंदा रखिए पहले, ताकि वो आपकी लड़ाई में कभी आपका साथी बन सके, सहयोगी बन सके। तो ये इमरजेंसी कभी भी हो गया, आपत्ति कभी है और आपत्ति का कोई समय है, तो उस समय ज्यादा चर्चा मत करिए अपने दिमाग से। और हमारे यहाँ तो कई संस्कृत सूत्र है, आपत्ति काली मर्यादा नास्ति। जब बहुत आपत्ति का समय होता है तो उस समय मर्यादा की बात करिए, सोचेंगे तो मुश्किल होता है। तो आपत्ति का कोई समय है तो उसमें जाके चक्कर मत चलाइए। सामान्य समय में चक्कर क्या चलाना है? ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी, नाम लेने तो देशी, विदेशी कम से कम ना करके थोड़ी। बस आप एक वर्गीकरण करिए, आप अपने लिए भी करिए और अपने सब कार्य, तो उससे बोलना नहीं पड़ता। और देखिए एक बात का ध्यान रखिए, हमें दूसरों को प्रेरित करते हुए ये कराना है ना कि उस पर धन जमा कर, अधिकार जमा कर। हमने जबरदस्ती किसी से करा भी लिया, पूरे दिन में लॉस पार्टी से कोई चीज लंबे समय नहीं चलती, आदेश की बहुत चीजें लंबे समय नहीं चलती, क्योंकि हिंदुस्तान समाज की कुछ विशेषता, जैसे मैंने बताया हमारे समाज की एक विशेषता है कि उदाहरण का नया बनाएगा, ये एक विशेषता। ऐसी एक दूसरी विशेषता है, भारतीय समाज आदेश पसंद नहीं करता, कभी नहीं करता। इसलिए हमारे देश में कभी सैनिक शासन नहीं हो सकता। मैं आपको जिस दिन हिंदुस्तान में सैनिक शासन लाने की किसी ने कोशिश की, जनता उसको ऐसा पटकी मारेगी कि वो उसको इतनी बड़ी बात है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अचानक नहीं उनका क्या तो भारतीय समाज के आदेश पसंद नहीं करते, निवेदन मांगता था। आप विनम्रता के साथ निवेदन करिए, उससे बड़ी बात तो आपके पास मारेगा, तो निवेदन करिए उससे विनम्रता के साथ। विनम्रता पसंद करता है भारतीय समाज, विनम्रता के साथ किया गया निवेदन हो सकता है वो आपको इतना सहयोग करे तो अपने घर की सारी चीजें दिला दे, अगर आप उससे विनम्रता से और जहां तक आप उसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये भारतीय समाज को आप किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बात को मैं कह रहा हूँ, मजाक में बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, भारतीय समाज टैक्स नहीं देता, दान देता। इसलिए दान जब आप मानते हैं तो उसमें विनम्रता होती है, और जब टैक्स लेते हैं तो पूरी शुद्ध दादागिरी होती है, और जो टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं उसको दादागिरी ही सिखाई जाती है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। मेरा एक दर्जे में IRS इंटरव्यू सर्विसेज में है, अभी ज्वाइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स का, वो मुझे जब भी मिलता है उसको पूछना तुम्हारी ट्रेनिंग क्या होगी, उसने कहा एक बार में कहूँ तो हमको दादागिरी से टैक्स कैसे वसूलना ये ट्रेनिंग करें। तो ये दादागिरी का नाम विदेश किया करते थे, प्रॉपर्टी दिखाना, दादागिरी दिखाना, धमकाना, डराना, धमका के डरा के आपके असेट्स को कबूल करवाना वगैरह, ये हमारे समाज में चला आता ही है। इसीलिए ये सारे टैक्स के डिपार्टमेंट जेल में हमेशा नहीं करते, और इससे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में हर साल दान के रूप में खर्च होता है, वो लाखों करोड़, जिसका टैक्स वाले कभी करवाना नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आगे समाज में जाता है। इसलिए वो बिल्कुल साफ साफ देखने वाली बात है कि हम जब दान करते हैं तो उसमें विनम्रता होती है, निवेदन होता है, तो दादागिरी होती है। भारतीय समाज दादागिरी पसंद नहीं करता, विनम्रता पसंद करता, तो आपकी भरसक विनम्र बनने की कोशिश करिए और विनम्रता के साथ बात करिए।
बनने के लिए देखिए हमको इतना समझ आ रहा है कि राष्ट्र की ये जो परिस्थिति है इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है स्वदेशी। और आपको इससे ज्यादा कोई दूसरी बात समझ में आती तो आप समझा दीजिए या आप उस काम को करिए। तो वो अगर आपसे ज्यादा दिमाग सीखा होगा स्वदेशी रूप से मानेगा और नहीं होगा तो भी ईमानदारी से वो मान ही लेगा। तो ऐसा हम हमेशा से अपने जीवन में कुछ धारण करेंगे 2-3 बातों को नीति के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सफलताएं ज्यादा मिलेगी, असफलताएं कम मिलेगी, कार्यकर्ता भी आपके साथ जुड़ेगा ही। और कार्यकर्ता को जोड़कर रखने के लिए भी बहुत जरूरी है विनम्र। कार्यकर्ताओं के साथ भी अगर आप आदेशात्मक रवैये में व्यवहार करेंगे, उसको आप ऑर्डर कर रहे हैं कि ये काम करना है या ये नहीं करना है, तो वो थोड़े दिन रहेगा फिर उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, नौकर नहीं। वो अपनी प्रेरणा से आया है, कुछ करने के लिए आया है, और वो अपनी प्रेरणा से आया है, कुछ करने के लिए आया, तो ये मान लीजिए कि उसका स्वाभिमान आपको बरकरार बनाकर रखना। उसके स्वाभिमान को जरा भी ठेस लगेगी तो आप लाख अच्छी बात कहिए, वो आपसे किनारा कर लेगा और नमस्ते करके चला जाएगा। तो हम कोशिश भर तक ये करें। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग आदर्श होते हैं, आदर्श तो कभी होता नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारे हर एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान उतना ही है जितना मेरा, वो छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, सबका स्वाभिमान बराबर का होता है, तो उसके स्वाभिमान को अगर आप बराबर पहचान कर रखेंगे, अभी अपने स्वाभिमान को भी बराबर पहचान कर रखेंगे, तो वो जो है बात बैठती रहेगी, आपकी और उनका संवाद बहुत गहरा होता जाएगा और उनका और आपका काम करने का जो तरीका है वो शायद बहुत सादे से वाला होता जाएगा। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे संगठन बनाने में तो बहुत अच्छी होगी। और एक बात और ध्यान करिए कि कभी भी इस तरह की कोशिश मत करिए कि ये सब काम हम अगले करवा लेते हैं, अगर नहीं बताओ हम लोग, ऐसा नहीं होगा इस देश में, क्योंकि हमें मालूम है हमारी शक्ति कितनी है, हमें ये भी मालूम है दूसरों की शक्ति है। तो कोशिश हम ये भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, उसमें मेरा कोई आदेश नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई दूसरा या हमारे गांव में कोई दूसरी संस्था भी है और वो भी कुछ इस तरह के काम में मदद कर सकती है, जरूर उनकी मदद करें। उस समय ये मत सोचिए कि उनका झंडा कौन सा है, हमारा झंडा कौन सा है, उनकी पार्टी कौन सी है, हमारी पार्टी, इसी चक्कर में हिंदुस्तान बर्बाद है। हम कभी इतिहास में ये पढ़ते रहे हैं कि इस देश के राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते, एक दूसरे से तो लड़ते थे। जोधपुर वाला जैसलमेर से लड़ लेगा, जैसलमेर वाला जोधपुर से लड़ लेगा, दोनों मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते। ये हमारे देश की बर्बादी की कहानियों में एक बड़ा वो है ना अध्याय, ये सब हमने पढ़ा ही है ना कि हिंदुस्तानी राजा महाराजा आपस में बहुत लड़े, एक दूसरे की मारा काटी भी की है और एक दूसरे की चुगलियां भी अंग्रेजों से की है। अंग्रेजों से मिलकर अगर लड़े होते तो शायद 1760 में ही अंग्रेज भागे होते। और ऐसा होता रहा है कि एक राजा लड़ रहा है, दूसरा उसके बाजू में है, वो निसंकोच जो है शांत बैठा हो, उसको ये चिंता नहीं है कि कल कोई अंग्रेज हमको भी आके पीटे। अगर ये रहा होता तो बड़ा काम हो गया होता इस देश में। तो वो गलती आप मत करिए। बहुत सारे संगठन है इस देश में, बहुत सारी संस्थाएं भी है इस देश में, शायद हजारों की संख्या में होंगे और उनमें लाखों कार्यकर्ता भी होंगे पूरे देश में। तो अगर कोई संगठन, संस्था या कोई व्यक्ति जो आपको लगता है कि इस तरह के काम में मदद कर सकते हैं, जरूर मदद लीजिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को स्वदेशी के आधार पर अगर खड़ा करना है, फिर से पुनर्निर्माण करना है इस देश का, या इस देश की नई कहानी कहनी है, जैसा कि हम हमारे गीत में गाते ही, तो वो नई कहानी आप अकेले नहीं कह पाएंगे, आप अकेले लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। तो हमारी क्षमता और शक्ति का अंदाजा अगर हमेशा रहेगा तो उससे हमें दूसरे काम करने में काफी सुविधा मिलेगी। मजदूर संगठन है हमारे देश, उनको संपर्क में लीजिए, कर्मचारियों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, डॉक्टरों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन है उनको भी संपर्क में लीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं जातियों के संगठन है वहां भी जाइए। हमें अपनी बात कहने के लिए कहीं भी जाना, हम ये भी कहेंगे कि ये जातियों के संगठन है, ये सामंतवादी मानसिकता वाले हैं, ठीक है, वो अपने लिए सामंतवादी मानसिकता के हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी बात कहने के लिए उनके बीच में नहीं जाएंगे जो जातियों के संगठन। आपको हंसी आएगी, मैं एक बात कहने जा रहा हूं, हंसीएगा बाद में, पहले उसको सोचिए। मैं अगले महीने मुंबई में हिजड़ों की एक सभा करने जा और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। अब हमारे कार्यकर्ताओं में मारामारी मची है कि राजीव भाई वहां कैसे जा, मैं तो वैश्याओं के बीच में भी जा सकता हूं अपनी बात कहने, क्योंकि हमें अपनी बात कहनी है।
कौन जाने उनमें से किसी को ये बात प्रेरित हो रहा है और वो अपने तरीके से कुछ करने में लगी है। मुंबई में 5,000-5,500 हिजड़े हैं जो समय समय पर अपने काम के लिए घूमते ही रहते हैं और वो गीत भी गाते हैं। तो मैं तो उनको ये गीत सिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जाएंगे तो हमारा गीत गाएंगे, उनको तो गीत गाना ही है। और जिस घर में जाएंगे उसमें वो अगर 2 बातें ये भी कह देंगे कि भाई बहुत अच्छा है, आपके घर में बेटा बेटी पैदा हुई है, हमारी शुभकामनाएं। अब आप स्वदेशी भी अपनाइए, इतनी भी वो बोलेंगे तो 5,000 मुंह से स्वदेशी तो निकलेगा और वो 5,000 लोग जो है अच्छा प्रचार भी कर सकते हैं। हर एक में संभावना है इस देश में। आजादी के आंदोलन की कहानी आप पढ़िए, कितनी वेश्याएं थी जो महात्मा गांधी को डोनेशन लाके देती थी, कितनी वेश्याएं जिनका जिक्र गांधी जी ने अपने उसमें किया, लेखों में किया, नाम लेकर लिखा। हिंद स्वराज के लेखों में गांधी जी ने लिखा है, यंग इंडिया के लेखों में लिखा है। उनका जो संपूर्ण कलेक्शन है वो मैंने 2-3 बार देखा है, पढ़ा है। तो एक बार मुझे आशीर्वाद पता नहीं कितने लोगों के नाम लिख डाले कि वो वैश्या, वो वैश्या, वो ऐसा है। लेकिन वो तो आती है, मुझको तो सोना देके जाती है, वो तो आती है, चंदा भी देके जाती है और वो कहती है कि आजादी के आंदोलन में हमारा बड़ा भारी योगदान है। और कई तो ऐसी वैश्याएं रही हैं जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किए। अंग्रेजी बड़े बड़े अधिकारियों को, जिनको हैंडल करना क्रांतिकारियों के लिए मुश्किल था, उनको मारा, रास्ते से हटाया। तो माने मेरा ऐसा कहना कि समाज का कोई भी आदमी अनुपयोगी नहीं है, समाज का कोई संगठन अनुपयोगी नहीं है, समाज की कोई संस्था अनुपयोगी नहीं है। छुआछूत मत करिए, ज्यादा छुआछूत करेंगे तो आप अकेले पड़ेंगे। और अगर हमें ये काम 20-25 साल में करना, जैसा कि मैंने कहा, तो ये 20-25 साल में तो ये तभी होगा जब आपकी बात और आपका काम बहुत सारे दूसरे संगठन भी करना शुरू हो, तब आप 20-25 साल में ये करें। और हमारा उद्देश्य क्या? अंग्रेजों का उद्देश्य था समाज को तोड़ा हो, तो बंटवारे किए, एक को दूसरे से लड़ाया, दूसरे को तीसरे से अलग किया, तीसरे को, तो उन्होंने बंटवारे किए हैं, तो समाज को कई स्तरों पर तोड़ा है। दुर्भाग्य से पार्टियां हमारे दृष्टि उसी रास्ते पर चल रही है कि समाज को अपने अपने तरीके से जोड़ रही है। तो हमारा काम तो पार्टियों से बिल्कुल उल्टा है, हम तो जोड़ना चाहते हैं। आजादी के पहले समाज को जोड़ने में आजादी आंदोलन का एक बड़ा भारी योगदान था, तो आजादी के बाद इस समाज को जोड़ने में आजादी बचाओ आंदोलन का एक बड़ा योगदान हो, ये हमारा आदर्श है और ऐसी कल्पना हम करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों का इसमें योगदान मिले। मैं तो आपको एक ऐसी छोटी बात बताता हूं, कुछ लोग तो उसमें चिंता करते हैं। मुंबई की मेरी कई मीटिंगों में डॉन और माफिया कहलाने वाले लोग, एक दिन तो ऐसा हो गया कि मैं एक मीटिंग में भाषण देके मंच से नीचे उतरा और सामने बैठे हुए कुछ लोग, मैं तो नहीं जानता कौन, जैसे ही मैं उतरा उसने कान में आके कहा कि मेरा नाम छोटा है। तो बगल वाले का तो तुरंत सूख गया, ये छोटा राजेश कहा था। और उसने ऐसे ही बहुत सहजता से आकर कहा कि राजीव भाई मेरा नाम छोटा राजेश है। तो मैंने सहजता से हाथ मिला लिया। हमारे बाजू वाले क्या कहते राजीव भाई आपका जल्दी चलिए। मैंने कहा क्यों भाई, वो सामने से आया है, अपना परिचय दे रहा है, इसका माने वो सदा शैतान में आया है, वो मुझे मारने नहीं आया। और फिर वो बोल के गया। आज का व्याख्यान सुन के मैं आपको बोल के जाता हूँ कि मेरे घर में पेप्सी नहीं आएगी, कोका नहीं आएगी। तो उसने पेप्सी को बंद कर दिया, अपना पिलाना बंद कर दिया, पिलाना बंद कर दिया। और ऐसे ही एक दूसरी घटना हुई, पप्पू कलानी का नाम शायद आपने सबने सुना है। एक बार उल्लासनगर में सभा करने पहुंच गया, उसका भाई और उसके दोनों सभा में बैठे। तो जैसे ही वो अंदर घुसे तो हड़कंप जैसा मच गया, तो पता नहीं कहां से आ गए। तो मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा कि भाई क्यों ये अफरा तफरी है। तुरंत राजीव भाई वो धीमे से बोला वो पप्पू कलानी का भाई है, वो उसकी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रहनी तो है, बैठे तुम्हें क्या तकलीफ है, वो सुनने आया सुने तो कुछ अगर मिल जाएगा वो लेके अपने घर जाएंगे। और वो सभा के बाद उसकी बहन का मेरे पास पत्र आया, पप्पू कलानी की बहन, और उसने कहा कि मेरे भाई को मैंने जेल में, वो जेल में है, तो जेल में मैंने पत्र लिखा और जेल में उसने पेप्सी पीने को। तो हम लोग कभी अगर ऐसी बातें ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति में सुधरने की गुंजाइश है, हर व्यक्ति में राष्ट्र के लिए कुछ करने की गुंजाइश है। ये अलग बात है कि उसको मौका मिला तो उसने किया, नहीं मिला तो किसी दूसरे रास्ते पर चला गया। यही लोग जो आज आपको बड़े डॉन लगते हैं, माफिया लगते हैं या समाज के काले धंधे करने वाले लोग होते हैं, अगर हमें क्षमता हो तो यही लोग राष्ट्र का काम करने वाले भी साबित कर सकते हैं। गांधी जी की इस बात से मैं हमेशा सहमत हूं। गांधी जी अक्सर कहते थे कि हृदय परिवर्तन होता ही है, आप चाहे माने या ना माने, और हृदय परिवर्तन मैंने होते हुए देखा। मैं तो ये बहुत सही में करके आ रहा हूँ, अपने लिए मैंने किया। एक दिन मैं अपना ये मेरा भाषण, अबू राजी एक सेंट्रल जेल है, वहां गया भाषण, और वहां मेरे मित्र हैं जो DIG हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं।
लेवल में भाषण देना चाहता हूँ। हाँ तो बड़े घटना कर रहा था तो 30 मना कर दिया 25 में 22 ठीक है बदला नहीं तो है लेकिन अभी तो वो सुधार रहे हैं मुझे ये कहता है तो उनसे ही बात करेंगे। तो मैंने वहां भाषण दिया और 3 साढ़े 3 घंटे में बड़े शांति से सुना, किसी ने भी एक चूक की आवाज नहीं की। भाषण करवाने के बाद उनमें से एक काम हुआ, उसने कहा कि आपकी बात सुनने से हमको समझ में आया कि हमसे बड़े बड़े जो मनोरंजन है वो कहीं और है। हमने तो 30 लोगों को माना, एक तो ऐसे बोलने लगे। आपकी दूसरे का आपने नहीं कहा कि विदेशी कंपनी आ गई, विदेशी कंपनी आने से आपको कारखाने बंद हो गए, करोड़ों मजदूर के काम हो गए, तो ये जिन्होंने करोड़ों मजदूरों को मारा वो हमसे बड़ा हमने तो तीसरी बात किए थे। और यहाँ तो एक फाइनेंस में सब हस्ताक्षर से हिंदुस्तान में करोड़ों घर बर्बाद हो गए, जिनकी रोटी रोटी छीन रही दूसरे का आज में आपने 30 मर्डर किए, खुदा की जेल में जो बंद है हमेशा वो बंद रहने वाला है, उसकी बुद्धि रखिए क्या मारने का नहीं है, वो तो कहने लगा कि है उसको अपना अपराधी दूसरे अपराधी तो दूसरे हैं। और वो क्या कहने लगा कि आप लोग उन अपराधियों की पूजा करते हैं, उन्हीं को माला बनाते हैं, उन्हीं को तिलक लगाते हैं, उन्हीं को वोट दे के आते हैं, जरूरत पड़े और उनको वोट भी आप देते हैं कि हमारा वोट भी ले जाओ, वोट भी ले जाओ, जीत जाओ बनाओ, फिर संसद में पहुंच जाओ, फिर ऐसा कुछ समझौता कर दो, फिर करो तो बात से नहीं है। तो ऐसा ये जो 2-3 बातें मैंने कही कि आप सिर्फ ये कहने के लिए कहीं भी किसी से शुरुआत नहीं करते, दूसरे लोग हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे संगठन हैं, संस्थाएं, उनकी क्षमता है, उनकी ताकत है, शायद आपसे ज्यादा होगी, उसकी आपसे कम भी हो, तो उनका भी पूरा इस्तेमाल हो। इससे और शब्द नहीं मैं कहूंगा, उनका भी समाज के इस बड़े आंदोलन में सहभाग वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको एक आंदोलन बनाना चाहते हैं जिसका नाम आजादी बचाओ आंदोलन हमने रखा, ये आंदोलन तभी बचेगा जब जन जन का सहयोग इसमें होगा। तो अगर हमें आंदोलन बनाना है और पूरे भारतीय पुनर्गठन की शुरुआत करते हैं, नया समाज का सपना देखते हैं, तो ये तभी संभव होगा। ये कुछ बातें अगर आप ना रखेंगे कार्यकर्ताओं का संगठन बनाते समय, संचालन समिति बनाते समय, तो ये आपकी चीजों को अपनाएंगे। और इसके बाद भी आपको जो तकलीफ होगी संगठन बनाने के काम है, संचालन समिति बनाने के काम है, किसी और काम है, तो तुरंत 25% का पोस्ट कार्ड डिसीजन हो मैं कहीं भी हूँ आपसे पिता नहीं मेरे काम वो लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ पहुंच ही जाती हूँ और मैं जहाँ भी रहता हूँ वहीं से आपको जवाब दे सकता हूँ। तो संकोच मत करिए, कभी भी इस बात का संकोच मेरी तरफ से मत करिएगा कि भाई को परेशान करना। कुछ लोगों को ऐसा संकोच हो जाता है, वो संकोच को चिट्ठी भी नहीं करते, वो मैक्सिमम चिट्ठी आती है वहां पर हमारी एक चिट्ठी हो जाएगी और किसी को ये परेशानी झेलने के लिए मैंने काम शुरू किया है। अगर ये परेशानी से बाहर निकलना होता तो कोई दूसरी नहीं बिताता, वो जिंदगी छोड़कर इस जिंदगी में आया, ये सब झेलने के लिए बनाना बनाना कोई ऐसे कराने से नहीं आता। तो आप ऐसा मुझसे कोई मत करिए कि उनको कोई तकलीफ कोई परेशानी होगी, क्योंकि आपकी चिट्ठी नहीं आएगी तो तकलीफ और परेशानी हो जाएगी। आपने संकोच को परिवार को करी रही और वो आपने मान लीजिए कोई बड़ा नुकसान कर लिया तो वो तकलीफ बड़ा भारी आपके लिए तो वो कोई छोटी बात हो नहीं बात आपको मुझे कहने में संतोष नहीं होना चाहिए। मेरे और आपके बीच में कहीं से कोई दूरी रह गई जिससे आपको ऐसा लगे कि बात को लड़के बताने जैसी नहीं है, ये बात मुझसे कहने जैसी नहीं है। आपको लड़के मेरे लिए बहुत जरूरी हो और मैं हो सकता है उससे बाहर निकलने का सुझाव दे सकता कि आपने अनुभव से सीखा हुआ कुछ काम करना। तो वैसा आप बड़ा ध्यान रखिए, कोशिश करिए शायद हम एक बेहतर संगठन और संचालन समिति बनाकर इस काम को आगे आगे बढ़ाते हैं। इस संगठन की चर्चा के बारे में आपसे कहना था, कई लोगों ने जो सुझाव दिए उनमें एक सुझाव और महत्वपूर्ण और पढ़कर सुना था। एक सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, हमारे पास है सबको मेंबर बनाए कर सकते और सदस्यता अभियान उसमें आपका समझना है कि ज्यादा लोगों को सदस्य बनाएंगे बनाने की मुश्किल हो जाएगी, हमको ठीक से हैंडल करना नहीं कर पाएंगे, तो कुछ प्रयोग करके देखिए। कहीं ज्यादा सदस्य बनने के बाद आप क्षमता बढ़ भी सकती है और दूसरा भी हो सकता है, तो आप करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर करिए। कुछ ग्रामों में जहाँ की संचालन समिति थोड़ी अपने आप को ज्यादा मजबूत समझती है तो वो मास लेवल पर मेंबरशिप और मेंबर कैसे बनाए, हर एक साथी को मेंबर आप प्रश्न मेंबरशिप फीस लेने का फीस कहीं मत, क्योंकि हमने आज को परंपरा
वो एक कंपल्सन बनता है और डोनेशन आप कहेंगे ऑप्शनल है। और हमको भारतीय जनता में विश्वास है, नागरिक में विश्वास है। फीस एक तरह का टैक्स की बात आज के बाद रोगी का मान लो कि 500 रुपए साल की फीस है, मैं जाऊंगी आप नहीं समझते हो 10 आप कहिए कि 20 कुछ नहीं है, तुम आ जाओ, तुम्हें काम को दान करना नहीं हो तो काम करना। हमें दोनों तरह के लोग हैं और मैं तो बहुत बार कहता हूँ समयदानी लोग ज्यादा चाहिए, धनदानी तो मिल ही जाते हैं, समयदानी ज्यादा चाहिए, समय का दान करने वाले ज्यादा लोग चाहिए। तो ऐसे लोगों को कभी ये मेरा ऑप्शन है। तो ये और दो बातें रूप से वो करीब करीब मैंने मेरी सूचना ये सत्र हम समाप्त करेंगे जो मैंने आपको बताया 2:30 बजे से हमें रैली निकालनी है, 1 घंटा करीब करीब हो। प्रदीप भाई, मीनाक्षी बहन, आप लोग आगे आइए कृपया करके। ये सब वो सदस्य हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है इस संस्था में रखा है और हकीकत यह है कि लोगों की वजह से जो है आगे आंदोलन आगे चल रहा है। रुपेश भाई, मैं चाहूँ कि नाम नहीं बोलूँ, संत रमेश साथी अब आप दो हैं, ये सब तो एक है, आप 2 जने मिलिए अपने सिद्धांत जो है 5 से मिलकर आप सबको मिल जाएगी। और इसके साथ ही हम जितने कार्यक्रम आए हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सब की है वो कंफर्ट में निकाली है सिटी वाइज अथॉरिटी, वो भी लिस्ट आपको साथ में मिल जाएगी। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो है पिछले सबसे बड़े से 16 पेज की है, पर सबसे 40 चलने पड़ेंगे और इसमें अगले निकाल कर कुछ भेजेंगे तो इसका वो नहीं होगा मतलब। अब मैं पहले जो अजय जोशी के सामने हैं इनका सम्मान करना चाहूंगा। सबसे पहले कागज जी चले गए, सबसे पहले कागज जी सम्मान करना चाहूंगा। मुझे थोड़ा सा एक्चुअली जाना था तो मैंने इसको जबरदस्ती हो गया है। एक मिनट जी आता है समय सबको एक हमारे जोधपुर के विकसित से विद्यार्थी है, कैसे निकाली है और ये जोधपुर में काफी लोग सुनते जो हैं उनका परिवार कर लिया है और ये कैसे सुनगी बाकी लोगों को ध्यान दी थी अजय के साथ के साथ कागज के लिए है। शर्मा के हस्ताक्षर दोनों आते हैं। एक बाइक लेने के विचार आप साथ आइए। प्रदीप भाई आपके स्वागत के लिए राजेश शुक्ला, राजेंद्र सिंह चौधरी नागरिक हो नीचे उनका टेलीफोन गोपाल भंडारी, राकेश खन्ना, प्रकाश मिश्रा, प्रकाश भाई जी पानी का चलाओ। मीनाक्षी बहन, तेज प्रकाश जी जोधपुर से बेटी, राजेंद्र लाल ईश्वर सिंह जी, कुमार राम जी, पार्वती आकाश भाई, श्याम सिंह
के स्वागत करेंगे। रणजीत सिंह जी, बियानी जी, एस बियानी जी, राजीव भाई के स्वागत के लिए पूरा जोधपुर के सारे साथी आए थे। मैं चाहूंगा कि तुम लोग जो है दिल्ली लॉन्च तुम लोग लाइन लगा के खड़े हो जाए अभी लगा के अपनी जगह बैठ जाए भंडारी साहब ठीक है। तो बाकी सब लोग लिख सकते हैं, सब लिख सके। इन सब लोगों ने पिछले 3 दिन से जो है अपना पूरा सहयोग किया। प्रकाश बंदे साहब, मिताली साहब, बाकी सब लाइट आ रही है।